सो आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का साइंस का नाइन्थ क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे चारों ओर के पदार्थ हमारे चारों ओर के पदार्थ 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 यानी कि मैटर। अब क्या होता है ये मैटर क्या होता है? सारा खेल ही मैटर का है एक्चुअली। अगर हम बात करते हैं तो मैटर क्या है, कोई भी, वैसे अगर हम डेफिनेशन के बारे में नहीं जाएं क्योंकि बिकॉज हम तैयारी कर रहे हैं MCQs की, और फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन अगर हम पॉइंट नोट करने की बात करते हैं, डेफिनेशन वगैरह जो भी ज़रूरी होगी उनको बता दिया जाएगा। अगर हम मैटर की बात करते हैं तो क्या होता है मैटर, कि इस दुनिया में या इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो या कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, मास और वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम हो, कोई भी वस्तु जिसका कोई ना कोई मास और वॉल्यूम हो वो पदार्थ कहलाती है। मास क्या होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर हल्का सा भी मटेरियल है, मटेरियल, किसी भी वस्तु के अंदर हल्का सा भी द्रव्य है, ठीक है, तो वो हो जाती है, यानी कि जैसे, और वॉल्यूम क्या हो जाती है, आयतन मीन्स उसका कुछ ना कुछ आकार होगा, वो कुछ ना कुछ तो स्पेस घेरेगी। कोई भी वस्तु, कोई छोटा सा कण, अगर हम हल्के से कण की भी बात करें तो इसका कुछ ना कुछ आकार है ना, हल्का सा, अगर ये नेग्लिजिबल भी है, नाम मात्र भी है, तब भी इसका कुछ ना कुछ आयतन है, कुछ ना कुछ मास है। तो इसके अंदर मटेरियल भी है और आयतन भी है। नेग्लिजिबल हो सकता है, नाम मात्र को हो सकता है, नाम मात्र भी हो तब भी पदार्थ के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या है, अगर हम बात करें इसको और अच्छे ढंग से समझें, अगर हम हिंदू कल्चर की बात करते हैं तो हमारे हिंदू कल्चर में पंचतत्व की बात की जाती है, हमारे हिंदू कल्चर के अंदर की जाती है, पंचतत्व की बात की जाती है। पंचतत्व हमारे पास कौन से हैं, कि यहाँ इस पृथ्वी यूनिवर्स के अंदर पंचतत्व क्या है, ये कहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखी है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर कोई ना कोई पदार्थ, जिनसे मिलकर ही कोई पदार्थ बनता है। इनके बिना कोई भी पदार्थ नहीं बनता। लेकिन जो आज की डेफिनेशन है वो दो ही चीज़ों पे फोकस कर रही है, पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है, और आकार यानी कि उसका कुछ ना कुछ स्पेस है, कुछ ना कुछ जगह लेती है वो, कुछ ना कुछ उसकी वॉल्यूम है। तो पदार्थ क्या हो जाता है, कोई किसी भी प्रकार का, कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ मास है या कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ आयतन है, वो वस्तु पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है। सो मैटर, अगर हम बात करें, मैटर अगर हम बात करते हैं किसका बना होता है, मैटर एक्चुअली छोटे छोटे कणों का बना होता है, छोटे छोटे कणों का बना होता है। लाइक कोई भी पदार्थ अगर हम लेते हैं, लाइक इतनी बड़ी एक सॉलिड ले लेते हैं, ठोस चीज़ ले लेते हैं, लाइक ये है हमारे पास की लोहे की या आयरन की कोई भी वस्तु ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो पार्टिकल हैं इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। ये पार्टिकल क्या होते हैं, लगातार जुड़ते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं और मिलकर एक पूरा तत्व पदार्थ बना देते हैं। जैसे लकड़ी का एक गुटका है, उसके अंदर लकड़ी के कण होंगे, लोहा में लोहे के तत्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो जीवित वस्तु उनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, निर्जीव में पर्टिकुलर तत्व पाया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम है, लोहे के अंदर लोहा है। सो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे पास आती हैं, ये सब मैटर हैं, पदार्थ हैं।
और पदार्थ है ये पार्टिकल का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। पदार्थ किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पदार्थ किसका बना होता है? छोटे छोटे कणों का। पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे कण। पदार्थ किसका बना होता है? छोटे छोटे कणों का बना होता है, अणुओं का बना हो सकता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों का, परमाणुओं का, अणुओं का। ये कण हम परमाणु कह सकते हैं, अणु भी कह सकते हैं, लेकिन हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं अभी। अब ये पार्टिकल हैं। अगर बात पार्टिकल की बात आती है तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग, हाँ पार्टिकल है तो यहाँ पे इनके बीच में हल्का हल्का स्पेस होगा। मान लीजिए लोहा के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर ये पार्टिकल हैं और जिनसे एल्यूमिनियम बना हुआ है, तो एल्यूमिनियम के पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में हल्का हल्का स्पेस होगा, हल्का हल्का स्पेस होगा। तो हर पार्टिकल के बीच में तो स्पेस होता ही होता है। तो चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। यहाँ से बहुत बड़ा कंसेप्ट निकलने वाला है, पार्टिकल के अंदर जो स्पेस होता है। लाइक अगर हम बात करें कि अगर पार्टिकल के अंदर बिल्कुल ही हल्का सा स्पेस होता है कि वो ऐसे लगे कि जैसे जुड़े हुए हैं, जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हल्का सा स्पेस होता है ना, तो क्या होता है, वो क्या बनाएंगे? बिल्कुल ही कैसी चीज़ बन रही है? ये सॉलिड बन रही है, सॉलिड चीज़ बन रही है। वो क्या बनाएंगे? सॉलिड यानी कि ठोस। अगर इनके अंदर थोड़ा सा गैप हो जाए तो ये बन जाती है लिक्विड। लिक्विड या नरम नरम ठोस कह सकते हैं, नरम ठोस। और अगर ज़्यादा गैप हो जाए तो लिक्विड, अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाए तो ये बन जाती है गैसेस। तो हमारे पास पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं जिसमें जो पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। पदार्थ की हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं जो पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। अगर पार्टिकल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो वो सॉलिड है, हल्के से थोड़ी दूरी पे हैं तो वो लिक्विड है, अगर वो बहुत ज़्यादा दूर पे हैं तो वो गैसेज हैं। तो गैसेज क्या होते हैं? इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड और गैसेज दोनों फ्लूइड होते हैं। मतलब अभी हम पता लगाएंगे कि पार्टिकल कैसे फ्लूइड करते हैं। सॉलिड, तो सॉलिड की बात करेंगे अगर हम पदार्थ की, हम अवस्था के बारे में बात करेंगे। अवस्था, अगर हम किसी भी मैटर की अवस्था की बात करें तो ये 3 स्टेट्स के अंदर पाया जाता है, 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड जिसमें पार्टिकल के कण पास होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे से सटे होते हैं। लिक्विड जिनमें कण पार्टिकल हैं जो वो थोड़ी दूरी पे होते हैं, हल्के दूर होते हैं। और गैसेज में पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैसेज की सही तरीके की डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, सॉलिड के अंदर स्पेस कम होता है पार्टिकल के अंदर, तो ये क्या बन जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जैसे एक लकड़ी के गट्ठे को अगर हम मिला कर दें तो वो मजबूत बन जाता है। तो लिक्विड के अंदर, लिक्विड थोड़ा सा क्या हो जाता है? मजबूत नहीं होता, वो फ्लूइड बन जाता है, बहते हैं। या स्पेस होने की वजह से ये पार्टिकल क्या है? इधर बहते रहेंगे, इधर बहते रहेंगे। और पार्टिकल का एक हमेशा एक गुण है, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी रहेगी ये भी, कि वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, लगातार चलते रहते हैं। चाहे वो सॉलिड में है, चाहे लिक्विड में है, चाहे गैसेज में है, जो पार्टिकल हैं वो मूव करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। पार्टिकल क्या करते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसेज के अंदर
मूव करते रहेंगे। तो फ्लूइड बन जाते हैं, लिक्विड में ज़्यादा गति करेंगे तो फ्लूइड बन जाते हैं, और गैसेज तो फ्लूइड होएंगे ही, गैसेज को तो भाव होगा ही, ठीक है। तो इसी कारण लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ भी ये क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का कि सॉलिड लिक्विड गैसेज में से कौन सा फ्लूइड है। तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड हैं, लिक्विड और गैस दोनों ही, लिक्विड एंड गैस दोनों ही फ्लूइड हैं, और सॉलिड क्या है हमारे पास, फ्लूइड नहीं है। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, लिक्विड और गैस कठोर नहीं हो सकते। तो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आती है, और इससे क्या बन जाता है कि पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि उसकी मूवमेंट करने की एनर्जी, गतिज ऊर्जा हिंदी में अगर हम कहें तो उसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, अगर किसी पार्टिकल की गतिज ऊर्जा होगी तो वो मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कण क्या होंगे, ज़्यादा गति करेंगे। तो पार्टिकल क्या है, तो पार्टिकल मूवमेंट ज़्यादा होगा, पार्टिकल मूवमेंट ज़्यादा होगा। पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे, पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, उनकी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो मूव ज़्यादा करेंगे। तो मूव ज़्यादा करने से पार्टिकल क्या है, जो पास बैठे थे वो दूर चले जाएंगे, पास थे वो दूर चलेंगे जाएंगे, जो दूर थे वो और ज़्यादा दूर चले जाएंगे, और जो और ज़्यादा दूर थे वो क्या करेंगे, अपने आप को वहाँ से छोड़ने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर। मान लीजिए एनर्जी थोड़ी दे दी तो हल्के से हिलने लग जाएंगे। पहले क्या है, कंपन करने शुरू कर देंगे, दूसरे नंबर पे हिलना शुरू कर देंगे, गति बढ़ जाएगी, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाता है कि वो अपनी जगह छोड़ देंगे, अपनी ओके अपने इसको जगह छोड़कर दूर चले जाएंगे। मीन्स अपनी जगह छोड़ने का मतलब क्या है, हमारे पास ये नहीं है कि वो पहले भी जब मूवमेंट करें तो जगह छोड़ी ही है। यहाँ जगह छोड़ने का मतलब ये है कि वो अपने मटेरियल से, जो उनकी जो फोर्स थी, जिस फोर्स से वो बंधे हुए थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो बंधे हुए थे, उसको छोड़ देंगे। फोर्स छूटने से वो सॉलिड क्या हो जाता है, लिक्विड में, और लिक्विड क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। देखेंगे हम कैसे बदलेगा। पहले फोर्स की बात करते हैं। ये जो फोर्स है, जो पार्टिकल होते हैं अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, पार्टिकल में भी ऐसे ही ग्रेविटेशन की तरह एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होती है। ये दो पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन के कारण ये सभी पार्टिकल एक दूसरे से बंधे होते हैं। इस फोर्स के कारण ये सभी बंधे होते हैं एक दूसरे से, और उसी से बनता है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था, स्टेट। अगर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, अट्रैक्टिव फोर्स को अगर हम हटा दें, इस फोर्स को हम अगर हम कमज़ोर कर दें, इस फोर्स को अगर हम कमज़ोर कर दें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब हमें कैसे चेंज करना है सॉलिड को लिक्विड में, तो जैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने को कहते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न 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 क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज। और अगर हम लिक्विड को चेंज कर दें, लिक्विड को चेंज कर दें अगर हम गैसेज के अंदर, कैसे करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर घटा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड में,
और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड भी क्या बदल जाएगा, गैस में। जैसे हमारे पास है बर्फ़ है, आइस है, तो इसको ये अगर हम इसमें टेम्परेचर दे देते हैं इसको, तो ये बन जाता है पानी, वाटर बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, इसका स्टीम बन जाएगी, भाप। तो वो क्या बन जाएगा, वेपर, गैस में बदल जाएंगे। ओके, तो ये बर्फ़ से पानी और गैस में बदल जाना। बर्फ़ से जिस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी पदार्थ का ऐसा तापमान जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और अगर हम बात करें पानी से गैस बनने में, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब पानी गैस बनना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग क्या है हमारे पास, बुल्क फिनोमिना, इम्पोर्टेंट रहेगा ये। बहुत बार पूछा जाता है, बॉइलिंग इज ए बुल्क फिनोमिना। ओके, कैसी फिनोमिना है ये, बुल्क मतलब पूरा लिक्विड के अंदर ये हो जाती है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास आ गया, हम सॉलिड से हमने क्या बना दिया, गैस बना दिया। अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की याद करते हैं इस चैप्टर के अंदर, सबसे लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास इवेपोरेशन, वो रहने वाला है इवेपोरेशन, रहेगा हमारे पास इवेपोरेशन। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण। तो किसी भी लिक्विड का वेपर में बदल जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। एक्चुअली हम इवेपोरेशन से पहले एक चीज़ करना चाहेंगे, वो है हमारे पास लेटेंट हीट की बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करें तो लेटेंट हीट की हम बात करेंगे। लेटेंट हीट की अगर हम बात करते हैं, लेटेंट हीट क्या होती है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, लेकिन जो कण है जो लिक्विड के टेम्परेचर के ऊपर, मान लीजिए हम हीट बढ़ाते रहते हैं, और लिक्विड का जो टेम्परेचर है, लिक्विड का सॉलिड का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका अर्थ है कि इसके जो पार्टिकल थे उनके पास एनर्जी चली गई। एनर्जी कहाँ गई, हीट एनर्जी कहाँ चली गई, पार्टिकल के पास एनर्जी चली गई। ये पार्टिकल एनर्जी लेके गए हैं। मान लीजिए सॉलिड में तो इनके पास बिल्कुल ठंडे पड़े थे, अब लिक्विड में थोड़े से गर्म हो गए, उसमें क्या है, गैसेज में बहुत दूर चले गए, ज़्यादा उड़ने लगे, तो एनर्जी इनके पास गई। एनर्जी जाती है तो उस एनर्जी को कहते हैं लेटेंट। क्यों, लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई। तो ये एनर्जी कैसी है, छिपी हुई एनर्जी, हमारे पास छिपी हुई एनर्जी जो पार्टिकल के अंदर होती है। अगर हम बात करें किसी पदार्थ की कि वहाँ से एनर्जी लेकर कोई पदार्थ कण चले गए, तो वहाँ पे क्या रह जाता है, एनर्जी लेस हो जाता है। एनर्जी कम होगी तो वहाँ पे ठंडक हो जाती है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अगर हम आगे हम बात करते हैं, एक पॉइंट और रहेगा यहाँ पे, डायरेक्ट सॉलिड टू, कई बार हम क्या कर देते हैं, सॉलिड टू, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं गर्म करने पर, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड से कोई भी पदार्थ सीधा गैस में बदल जाता है। जैसे हम कैम्फर की बात करते हैं,
कैम्फर यानी कपूर की बात करते हैं, ये NH3, ओके, NH3Cl, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट लिक्विड टू गैस टू, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, गैस से एकदम सॉलिड में चेंज हो जाए, गैस से एकदम सॉलिड में, गैस से सॉलिड में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? डिपोजिशन, 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 डिपोजिशन। सो अभी तक हमने क्या कौन कौन से कुछ पॉइंट सीखे हैं इसके अंदर कि हमारे पास आया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग यानी कि बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, और साथ में हमारे पास है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, और हमारे पास आता है डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन। इन चारों के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सेम इसी से आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं बनता है। इन चारों के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इवेपोरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का वेपर के अंदर चेंज हो जाना। लिक्विड, किसी भी लिक्विड को अगर हम जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वेपर बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, वाष्प बन जाना, ओके। अब इवेपोरेशन की कुछ प्रॉपर्टी है, अगर हम बात करते हैं कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के लिए सहायक होंगे। देखो, सबसे पहले होती है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मान लीजिए पानी एक गिलास के अंदर है, धूप में रखा है, और एक पानी है टब के अंदर, धूप के अंदर रखा है, तो ये ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, यहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन, और यहाँ पे कम इवेपोरेशन होगी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर यानी कि तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। नंबर 3 है हमारे पास स्पीड ऑफ वाइंड, स्पीड ऑफ वाइंड, कि हवा की जितनी ज़्यादा गति होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, इसलिए हम कपड़े धूप में फैलाकर, तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है, कपड़े फैलाकर सुखाते हैं ताकि इवेपोरेशन क्या हो जाए? ज़्यादा हो। चौथा फैक्टर हमारे पास है ह्यूमिडिटी। फोर्थ फैक्टर हमारे पास क्या है? ह्यूमिडिटी का। क्या सा फैक्टर है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी क्या? नमी। अगर हम बात करते हैं हवा में नमी है तो वहाँ पे क्या है? वाष्प भी कम बनेंगे, तो वहाँ पे कपड़े सुखाने में भी देर लगती है। तो ये है हमारे पास इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन पे हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसीटोन या पेट्रोल, एसीटोन या पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, उस हथेली पर रखने पर वो थोड़ी देर में क्या कर देती है? ठंडा कर देती है हथेली को। इसका कारण सिर्फ यही है कि एसीटोन और पेट्रोल के अगर होते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं। जैसे उड़ते हैं तो वो एनर्जी, आसपास की एनर्जी को लेकर, तो जो वहाँ के जो उनके जो कण होते हैं, पार्टिकल हैं, वो वाष्प बन जाते हैं। वाष्प बनने की प्रक्रिया में वो ज़्यादा लेटेंट हीट को लेकर उड़ जाते हैं, तो वहाँ के एरिया क्या बन जाता है? ठंडा हो जाता है। ऐसे ही गर्मियों में क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े, वो क्या है कि वो पानी को बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से सोख लेते हैं। और तीसरा हमारे पास चाय। अगर हम प्याली में पीते हैं और कप में पीते हैं गर्म चाय को, अगर हम गर्म चाय को प्याली में पीते हैं और कप में पीते हैं, तो प्याली में चाय की हम बड़ी सिप ले पाते हैं, बड़ी घूंट भर पाते हैं, और कप में हम हल्की हल्की। इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ का जो सरफेस एरिया है, प्याली का जो सरफेस एरिया है, प्याली का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और कप का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, जिसके कारण ये फिनोमेना होती है। अगर हम आगे, हमारे पास दो चीज़ और हैं कि पदार्थ की दो अन्य अवस्था भी हैं, साइंटिस्टों ने खोजी हैं। एक है हमारे पास प्लाज्मा और एक हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सत्येंद्रनाथ बोस था, हिंदुस्तान का एक साइंटिस्ट था, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर एक कंडेंसेट तैयार किया था। तो उस सिचुएशन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल गया इस स्टेट के लिए। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं वो मानी जाती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी इसमें इंक्लूड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। ओके, थैंक यू।